पहला न्यूज खुद से पढ़िएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। इंडिया का फ्यूचर में क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है उसके बारे में न्यूज है। आईएमएफ का एक रिपोर्ट है जिसमें कि इस साल हम 7.7 नेगेटिव में रहेंगे, नेक्स्ट ईयर हम 11% हम ग्रोथ में आएंगे, तो भी हमारा जो इकोनॉमी होगा वो 19 और 20 के लेवल का ही रहेगा, 22 का लास्ट तक, 22 का लास्ट तक। तो मतलब हम लोग 19 का लेवल को में जाने के लिए भी एक साल और हम लोग को वेट करना पड़ेगा। तो इकोनॉमी का हाल जो भी है, ये जो न्यूज है ना, ये न्यूज हम रखे हैं, पढ़ना है आप लोगों को, हम नहीं बोलेंगे ज़्यादा क्योंकि ये पहले कवर कर चुके थे कि जो एनबीएफसी होते हैं, एनबीएफसी। चलिए एनबीएफसी का फुल फॉर्म कौन बताएगा? अमर बोलिए। आपका ऑडियो में प्रॉब्लम है, शाश्वत बोलिए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कमीशन। सही से आया सर आवाज? हाँ आया आया, हम सुन लिए। सना बोलिए। सर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। कंपनीज, हाँ हाँ। कंपनीज याद रखिएगा, कंपनीज। तो ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, इनके ऊपर में आरबीआई का जो रेगुलेशन है वो थोड़ा लैक्स होता है। लैक्स होता है मतलब कि उसके रेगुलेटरी ओवरसाइट से थोड़ा नज़र से दूर रखता है वो। तो इधर में दो तीन ऐसे ऐसे कांड हो गए कि अब एनबीएफसी पर थोड़ा सा कंट्रोल बढ़ाया जाएगा। कांड में सबसे पहले कांड हुआ था आईएलएफएस का, और उसके बाद डीएचएफएल का भी काम आया। ऐसा ही हुआ, मतलब कि कंपनियां जो है उनमें लिक्विडिटी क्राइसिस हो गया। तो लिक्विडिटी क्राइसिस हो गया तो अब 4 लेयर बना रही है आरबीआई कि जिसमें कि कुछ को तो छोड़ दिया जाएगा जो अपना काम करते रहेंगी, और जैसे जैसे एक पिरामिड बनेगा, पिरामिड के जो सबसे ऊपर में होंगे उनको काफी अब उसी उतना ही स्ट्रांगली कंट्रोल किया जाएगा जितना स्ट्रांगली कंट्रोल करते हैं बैंक्स को। तो ये एक हमारा एनबीएफसी को लेकर के चेंज हुआ है। एनबीएफसी उन कंपनी को कहते हैं, डिफाइन कर दे रहे हैं जो फिनेंशियल काम तो करती हैं पर बैंक नहीं है, पैसा का लेन देन करती हैं पर बैंक नहीं है। तो बैंक क्या है? बैंक में एक खूबी होता है ना कि वो डिमांड डिपॉजिट लेती है, आप पैसा लेती है, जब मांगेंगे वो दे देती है वापस। एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट नहीं लेते हैं और इसीलिए चेक नहीं इशू करते हैं, एटीएम कार्ड नहीं इशू करते हैं। तो एनबीएफसी और बैंक में फर्क भी बता दिए, और ये बता दिए कि अभी तक एनबीएफसी के ऊपर में कंट्रोल आरबीआई का कम था, उसको बढ़ाने के लिए एक पिरामिड का सिस्टम बना रही है। पिछला क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं, तो कोई मतलब नहीं कि उस पर बार बार बात करें। एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, बिल्कुल नया तरह का आर्टिकल है, जरूर पढ़िएगा। सबके लिए इम्पोर्टेंट बोल दे रहे हैं क्योंकि हम लोग इसको जनरली इस बातों को क्लास में नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें हेडिंग ही जैसे आप देख रहे हैं, व्हाई गवर्नमेंट बोरोज ऑफ बजट एंड हाउ। तो चलिए एक बार हमको डिफाइन कीजिए कोई, व्हाट इज फिस्कल डिफिसिट? आप लोगों से बार बार पूछते हैं हमें क्वेश्चन। शाश्वत बोलिए। सर अगर रेवेन्यू से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो गया तो फिजिकल डेफिसिट हो गया। सेटिस्फैक्टरी नहीं। पूजा बोलिए। गवर्नमेंट रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब हम और नहीं पूछ रहे हैं, जब बिल्कुल ही सही है। तो बात यह है कि यहाँ पे हम लोग पैसा सरकार को देते हैं, हम ही लोग देते हैं ज़्यादातर। तो ये जो पैसा है ये एक तरह से गिरता है, थोड़ा अलग तरह का ड्राइंग बना रहे हैं आज।
तो ये पैसा इसमें गिरता है और ये जो है कॉफर, ये कॉफर भरता चला जाता है। तो ये जो हम लोग बोले ना कि हम लोग देते हैं, तो हम लोग देते हैं तो इट इज टैक्स। टैक्स के अलावा भी सरकार के कई सारे इनकम होते हैं और कभी-कभी गवर्नमेंट जो होती है वो सामानों को बेचना शुरू करती है घर का। जैसे इस बार का बजट में हमारी सरकार की है, खूब बेचने का प्रोग्राम की है इस बार। तो ये बेच के भी सरकार इकट्ठा कर सकती है, तो इकट्ठा कर ली, कॉफर्स भरते चले गए, भरते चले गए। अब सरकार उसके बाद आपको बताएगी, अभी 1 फरवरी को हमारी फिनांस मिनिस्टर बताई कि ये जो होगा वो खर्च होगा, ये तो ये जो होगा ये खर्च होगा। बट हम लेवल दिखाना चाह रहे हैं कि आपको जो रिसिप्ट जहाँ पे हुए हैं ये लेवल पे, और सरकार बोलेगी जो खर्च होंगे उसमें डिफरेंस होते हैं। तो ये जो डिफरेंस सरकार फरवरी में बताएगी, इस बार बताई है फिर हमारी फिनांस मिनिस्टर कि ये डिफरेंस क्या है। दिस डिफरेंस इज फिस्कल डिफिसिट, बस सिंपल सवाल, दिस इज फिस्कल डिफिसिट। सरकार बता दी कि फिस्कल डिफिसिट है, ये डिक्लेयर्ड है, बजट के टाइम में बोल दिया था। लेकिन व्हाट इज दिस? दिस इज एस्टिमेटेड फिस्कल डिफिसिट। लेकिन होगा क्या? होगा ये कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, दिसंबर महीना आएगा, जनवरी फरवरी आने लगेगा, सरकार को पता चलेगा जो हम लोगों को बताए थे कि इतना भर देंगे, पता लगेगा कि इतना नहीं भर रहा है। तो हो क्या रहा है, जो जब ये ना ये बोल रहे हैं, ये आप समझिएगा कि ये बजट में बोला गया है, होगा क्या ना कि वो पूरा नहीं भरेगा और पता चलेगा कि गवर्नमेंट जो है वो एक और लाइन बना दे रहे हैं, ये इतना ही बोलेगी वो भर पाएगा, नहीं भरा। और हुआ क्या कि किसी भी कारण से सरकार का जो एक्सपेंडिचर है और बढ़ गया। तो पहले फिस्कल डेफिसिट इतना था, ये फिस्कल डेफिसिट था, और अगला साल आते आते पता चलेगा कि नहीं, ये और बढ़ गया। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है हम कि फिस्कल डेफिसिट क्या है। फिस्कल डेफिसिट जो है, अब बात यह है कि ये है किसका, ये सब कुछ हम भारत के लोग, हमारे भारत के लोगों का जो भी है, हमारा ही है सर पे सब कुछ। तो हम भारत के लोग का ये जो भी है, हम भारत के लोग कितना कमाते हैं, ये तो पैसे सरकार को दिए ना, ये सरकार ले आई कहीं से। हम भारत के लोग बहुत कमाते हैं, ये सब हम कमा के अगर सबका इनकम जोड़ देंगे तो ये इतना बड़ा टब भर जाएगा। अब बताइए ये जो टब है ये क्या है, कोई बता सकता है? भारत में रहने वाले जितने लोग हैं सब कमा कमा के इसको भर दिए। अब ये टब को क्या बोलेंगे फिर? आतुफा बोलिए। जीडीपी। किसी का आंसर अलग है तो हाथ उठा के रखिए, नहीं तो डाउन कर दीजिए। आरती? जीडीपी। हाँ वही बात है, आप सुनी नहीं शायद। मेरा क्या बोल रही है? जीएनपी। नहीं, हम बदल दिए थे मीरा, हम बोले थे भारत में रहने वाले लोग। आपका बात सही मान लेते, लेकिन हम क्वेश्चन पूछते पूछते मैं बात बोल चुके थे कि ऐसे हम ठीक से सुने नहीं थे, इसलिए हाथ भी बाद में उठाए। आपका हम ऐसे आपका कॉन्सेप्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप सही ही बोली हैं, लेकिन हमें बात चेंज कर दिए थे, मतलब बात एक नया स्टेटमेंट दे दी थी बीच में ही। तो यस, इट इज करेक्ट, आप लोग सब लोग सही है, दिस इज जीडीपी। तो ये हम इतना कमा सकते हैं, इतना कमा सकते हैं, तो इतना कर्ज ले ही सकते हैं मार्केट से, बहुत कमा रहे हैं ना, दिखा रहे हैं आपको। तो हमारा लेकिन हम देश को जब चलाएंगे तो सरकारों को बोलेंगे अरे देख कमाई इतना ही है। ऐसा ना हो कि यूएस गवर्नमेंट, थोड़ा दिखाते हैं, और यूएस गवर्नमेंट जो है वो इतना बड़ा कर्ज लेके रखती है, तो यूएस से कंपैरिजन करके तुम भी मत इतना कर्ज ले लेना, क्योंकि यूएस के लोग जो है वो बहुत 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 कमाते हैं, बहुत कमाते हैं।
तो वो लोग ले सकते हैं, अब तुम मत ले लेना। तो सरकार को रोका जाता है कि अरे कर्ज थोड़ा संभल के ही लेना, जीडीपी के रिस्पेक्ट में लेना, हम कमाते कितना है हमारे देश के लोग। तब लोग बताइए सरकार को रोकने के लिए क्या है कि सरकार बहुत ज्यादा फिस्कल डिफिसिट ना करे। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं पूछे हैं, सरकार को कैसे रोका जाता है कि फिजिकल डिफिसिट आप मत कीजिए, इतना ज्यादा मत कीजिएगा। सच बोलिए। सर कैग बोलेगा क्या? नहीं, कैग नहीं बोलेगा, कैग नहीं बोलेगा। कोई और रास्ता है सरकार का हाथ बांधने का, कि हाथ ही बांध देते हैं इसका कि ज्यादा ना ले पाए। क्वेश्चन टफ तो नहीं है, क्यों नहीं आ रहा आंसर? पूजा बोलिए। Foreign Contribution Regulation Act. आप आप जो बोली हैं वो मतलब उसका बारे में बात करेंगे हम, कुछ बोलने लायक मेरे पास है उसमें। कोई नहीं, आश्चर्य है। अनिमेश। सर कंटिजेंसी फंड से ही ले सकती है शायद, नहीं। अच्छा, ऐसी हम कुछ नाम तो। लेके पूछेंगे, छोड़ दीजिए। ममता। अच्छा, ममता गायब सर है। हम क्वेश्चन नहीं सुने सर। सर एक बार रिपीट कीजिए। अब इतना सारा बात हम कहाँ बोलने जाएंगे, इतना कुछ दिखा दिए, आप ये सब कुछ नहीं सुनी होंगी तो। हाँ सर मतलब पूछे क्या फिजिकल डिफिसिट? नहीं, हम बोले सरकार का हाथ कैसे बांधेंगे कि वो ज्यादा कर्ज ना ले ले। फिजिकल डिफिसिट करने तो कर्ज लेना पड़ेगा ना, हाथ कैसे बांध देते हैं कि वो ज्यादा कर्ज ना ले सके। ज्यादा कर्ज ना ले सके। जीडीपी के रिस्पेक्ट में ज्यादा कर्ज ना ले सके। अच्छा, आरती और सुजाता का भी नाम ले रहे हैं, अगर आप लोग को कुछ आइडिया हो तो। अमर से बात करेंगे। आरती बोलिए। सर एफआरबीएम एक्ट के तहत। एग्जैक्टली, एफआरबीएम। हमको लगता है कि पूजा जो बोल रही थी वो शॉर्ट फॉर्म शायद पता होगा, तो गेस कर ली होगी कि एफ का मीनिंग क्या होगा। तो इट इज एफआरबीएम। एफआरबीएम का फुल फॉर्म कौन बता रहा है? सुजाता बोलिए। सर फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, ये जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट सर है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? फिजिकल। ठीक है, अच्छा। तो ये जो है ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है, ये जहां तक हमको याद है 2003 में इनैक्ट हुआ था। तो ये इनैक्ट हुआ था, तो इसके माध्यम से सरकार को रोका गया कि आप जीडीपी का बहुत बड़ा बड़ा खर्च मत लीजिएगा, क्योंकि उसके पहले पॉलिटिकल कॉन्सिडरेशन पे, पॉलिटिकल, दोनों हाथ डाउन कर दीजिए, पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे कई बार चुनावों के समय में सरकार खूब खर्च कर देती थी ताकि वोट मिल जाए, लेकिन दिस इज नॉट गुड। तो हाँ, तो ये जो है ये एक्ट आया, ये एक्ट में अब आप लोग बताइए कि कितना % इसमें टारगेट था फिजिकल डेफिसिट का? एफआरबीएम में क्या कहा गया सरकार को कि हमारा जीडीपी का कितना % से ज्यादा फिजिकल डेफिसिट मत करना? आकांक्षा बोलिए। 3%। फिर से बोलिए। 3%। ठीक है, 3%, दिस इज करेक्ट। तो 3% तक जो है वो उसमें परमिसिबल है। तो बात ये कर रहे हैं कि सरकारें बहुत तेज होती है, चूंकि अगर फिजिकल डिफिसिट अगर ज्यादा हो जाए, एक तो कानून बोलता है कि नहीं होना चाहिए, बट कानून में लूपहोल्स हैं और सरकार तो कानून को चेंज करती ही है, तो वो चेंज करके कई बार अपना रास्ता निकाल लेती है। एक तो रास्ता है कि हज कानून, लेकिन बात ये है ना, फिजिकल डिफिसिट एक और भी मीनिंग है। अगर, चलिए आप लोगों को थोड़ा एक क्वेश्चन पूछते हैं,
ये जो है एक हमारा कंट्री है, दिस इज इंडिया, इसमें बकेट में कितना सारा भर दिया हम लोग, हमारा जीडीपी है। और ये जो एरिया है ना, ये एरिया जो है ये हमारा कर्ज है। देखिए 3% हम वैसे कोशिश किए वैसे बनाने का, एनीवे इधर दिखाते हैं। चलिए एक पाकिस्तान का बनाते हैं एक, दिस इज बकेट, और वो बोलता है हम भी इतना ही कर्ज लेंगे, हम कोशिश करो उतना ही ले आने का। यहाँ पे वो भी बोलता है कि उतना ही कर्ज लेंगे जितना इंडिया लेता है। देखो इंडिया आजकल होता है ना, देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो वो लोग भी बोलते हैं देखो ना इंडिया वाला क्या कर रहा है, और उतना ही कर्ज लेने गया। हमको ये बताइए, दोनों पहुंच गए अमेरिका के पास कि पैसा दो, काम है। आप बताइए कि अमेरिका इंडिया को पैसा देगा या पाकिस्तान को पैसा देगा, या दोनों को अगर देगा तो क्या कुछ शर्तें अलग अलग होंगी? बड़ा आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब खूब आसान, इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? पूछे, बोलिए। सर दोनों का सेम क्वांटिटी में लेना है कर्ज। हाँ, दोनों देखिए ना, हम वही कोशिश किए हैं। यहाँ पे हमारा फिजिकल डिफिसिट है, ये हम लोग कर्ज लेने पहुंच गए अमेरिका के पास, और ये पाकिस्तानी पहुंचे, दोनों बराबर बराबर लेने पहुंच गए। और सर जीडीपी, इंडिया को हाँ सर इंडिया को तो इजीली मिल जाएगा फिर, लेकिन पाकिस्तान का केस में थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, अतुफा क्या बोल रही है? सर यही बोल रहे थे कि इंडिया को ज्यादा इजीली मिल जाएगा, इंडिया का जीडीपी ज्यादा है तो मतलब वापस करने का चांसेस उसके पास ज्यादा रहेगा। अमर, अगर ये अमेरिका पाकिस्तान को भी देने का डिसीजन ले लेता है कि पाकिस्तान को भी देंगे, इंडिया को भी देंगे, तो क्या फिर आगे क्या होगा? सर उस पे कोई शर्त रखेगा सर? क्या शर्त रख सकता, बोलिए। सर कुछ भी, जैसे चाइना लिया है सर, ये श्रीलंका का पोर्ट लिया है सर। अच्छा, ठीक है। अब हम आगे बोल दे रहे हैं, होगा ये ना कि पाकिस्तान से वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा मांगेगा, आप ये जान लीजिए। पाकिस्तान से इंटरेस्ट रेट ज्यादा, अगर इंडिया को बोलता है कि चलो तुमको 5% में दे रहे हैं, तो पाकिस्तान को बोलेगा तुमसे तो 7% लेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पैसा में रिस्क है। रिस्क जब होता है तो लोग इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेते हैं कि हम रिस्क जो इतना 5% में क्यों रिस्क लेंगे, 7% 10% दो तब रिस्क लेंगे। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि अगर किसी दुनिया में किसी कंट्री का फिस्कल डिफिसिट ज्यादा होता है, तो उस कंट्री का इंटरनेशनल जो इमेज होता है, स्टैंडिंग, फिनेंशियल स्टैंडिंग, वो गिरता है, दुनिया में गिर जाता है उसका फिनेंशियल स्टैंडिंग की। ये लोग ठीक से देश नहीं चला रहा। तो आप लोग बताइए, क्वेश्चन और है मेरा कि किसी देश का इमेज खराब हो रहा है, इसको नापने का कोई इमेज को नापने का कोई मेजरमेंट होता है क्या? कि कोई कंट्री जानना चाहती है उसका कैसा इमेज है, तो किससे पूछने जाएगी उस कंट्री का कैसा इमेज है? ये पढ़ाया चीज पूछ रहे हैं, केवल नाम नहीं ले रहे, बस यही है। और हाथ दो ही लोग ऐसा खड़ा है जो, मतलब हम चाह रहे थे नए लोग पार्टिसिपेट करना, हमको पूछना पड़ेगा फाइनली। मीरा बोलिए। सर FATF। नहीं, FATF इज नॉट रिलेटेड टू दिस इमेज से रिलेटेड नहीं, वो तो याद नहीं सर। फिनांस, क्रिमिनल फिनांस का है वो। अच्छा ठीक है, आरती बोलिए। हमको भी डाउट हो गया है, रेटिंग एजेंसी सर। हाँ, क्लियरली रेटिंग एजेंसी, यही सब तो रेटिंग एजेंसी करती है, सारा कंट्री को देखती है, कितना फिजिकल डिफिसिट है, सब देखते रहती है वो, इसके बहुत कुछ देखती है। बट फिजिकल डिफिसिट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। वो किसी कंट्री को देखनी चाहिए, बोले कि सरकार से मिलती है लोग, और सरकार पता है, ये फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह जो है ना, ये रेटिंग एजेंसी को बुलाते हैं, चाय कॉफी पिलाते हैं, समझाते हैं कि मेरा रेटिंग अच्छा रखना। और कई बार जब रेटिंग अच्छा नहीं रखते हैं
तो ये लोग झगड़ा भी करते हैं। झगड़ा मतलब बाहर निकल के बोलते हैं रेटिंग एजेंसी चाइना के साथ का पक्ष ले रहा है, उसका भी मेरे ही जैसा कंडीशन है, बट उसको अच्छा रेटिंग दे दिया। बहुत कुछ होता है अंदर अंदर में। तो ये लोग बातचीत भी करते हैं, सब कुछ समझाते हैं इन लोगों को। तो रेटिंग एजेंसीज देखती है कि फिस्कल डेफिसिट कैसा है। फिस्कल डेफिसिट आप बढ़ाएंगे तो आपका रेटिंग गिरेगा। इसके अलावा ये भी देखती है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है। अभी हमारे देश का जो हालत है, इसमें हमारा रेटिंग गिरने का चांस है, क्योंकि पॉलिटिकली हम बहुत अनस्टेबल हो गए हैं। हर साल कोई ना कोई उपद्रव, हर साल ही कुछ ना कुछ हो रहा है आजकल। खैर, तो वो सभी फैक्टर्स होते हैं, बट फिस्कल डेफिसिट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। तो सरकारें जो होती है वो फिस्कल डेफिसिट कुल मिला के मेरा कहने का मतलब हुआ कि बढ़ाने का रिस्क नहीं ले सकती है, कम से कम दिखना नहीं चाहिए। तो सरकारें क्या करती है ना, सरकारें आइडिया निकालती है, जुगाड़। पैसे भी चाहिए, फिस्कल डेफिसिट भी नहीं होना चाहिए, तो वो क्या करती है, जो रास्ता निकालती है, दैट इज ऑफ बजट बोरोइंग। बजट में नहीं बोलेगी कि हम लेंगे पैसा, दुनिया को ही पता नहीं चलेगा पैसा लिया गया है, बट एक्चुअली पैसा लिया जाएगा। ये जो होगा इसको बोलते हैं ऑफ बजट बोरोइंग। कैसे करेगी? क्या कि सरकार का काम के लिए सरकार सोचे, सरकार को डिविडेंड देना है, कंपनी को उतना पैसा नहीं है, क्योंकि आप एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि ओएनजीसी एक कंपनी है, ओएनजीसी एक कंपनी है, इसको डिविडेंड देना है, डिविडेंड देगी अगर तो इसका हालत अच्छा नहीं रहेगा, तो लेकिन सरकार बोलेगी नहीं हमको डिविडेंड दो। अब गवर्नमेंट का स्टेक इसमें 90% 80% जो भी होगा, तो जब ये डिविडेंड का डिक्लेरेशन करेगी कि हम 5,000 करोड़ हम डिविडेंड देने वाले हैं, तो इसमें से 4,000 करोड़ तो सरकार को जाएगा, तो सरकार बोलेगी डिविडेंड तो देना पड़ेगा। तो अगर ये नहीं देती डिविडेंड, आप ऐसे समझिएगा, अगर ये डिविडेंड नहीं देती तो ये जो है 5,000 करोड़ वो कहीं पर कुछ लगा करके इन्वेस्टमेंट कर देती। लेकिन सरकार तो प्रेशर देगी, तो सरकार के पास से चला जाएगा पैसा उठ करके, मतलब 5,000 निकल गया ओएनजीसी का, सरकार का काम तो चल गया। लेकिन अब ओएनजीसी को कंपनी नया लगाना है तो क्या करेगी? ओएनजीसी खुद लोन लेगी। अब समझिए बात को, ओएनजीसी खुद लोन लेगी। तो ओएनजीसी जो खुद लोन ली, एक्चुअली आप देखिए, घुमा फिरा के देखिए, तो सरकार को देने के लिए लोन ली है, क्योंकि सर ये तो पैसा उसके पास था, लेकिन सरकार को पैसा चला जाए इसके लिए उसको लोन लेना पड़ा। तो ये ओएनजीसी पीएसयू से अगर लोन दिला देते हैं तो ये जो हो गया ऑफ बजट बोरिंग हो गया, क्योंकि सरकारी खाता में नहीं दिखेगा ना कि सरकार का खाता में कि ये लोन लिए हैं। हम लोन तो ओएनजीसी लिए, हम तो नहीं लिए। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं ऑफ बजट बोरोइंग। और इस तरह से फिस्कल डिफिसिट मतलब रियल में होता है, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आएगा, रेटिंग एजेंसियों को तो सरकार का बजट दिखता है। तो इस तरीका से और भी कई सारी बात होते हैं, जैसे कुछ पैसा देना है, पेमेंट ऑफ बिल्स करना है या लोन करना है इन्हीं लोगों को, इनसे लोन सरकार ली हुई है, तो वो वापस देना है, तो जो होगा वो वापस नहीं करेगी, बोले अगला साल देंगे, तो फिस्कल डेफिसिट वहां भी कम हो जाएगा। तो डिफर्ड बिल्स एंड पेमेंट्स भी तो होते हैं, ये भी ऑफ बजट बोरोइंग है। तो ऑफ बजट बोरोइंग जो है, कुल मिलाकर के बात बोले कि सरकार खुद नहीं, सरकार की एजेंसियां या पीएसयू ये जब लोन ले लेंगे जिसका यूज सरकार करेगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑफ बजट बोरोइंग। इससे फिस्कल डेफिसिट कम रहता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा है कि कम नहीं रहता। तो वो इसी तरह से वो कई सारा स्टैंस दिखाया है कि एफसीआई जो थी, एफसीआई आप जानते हैं ना, एफसीआई जो राशन दुकान में भेजती है ग्रेन्स, सब्सिडाइज्ड ग्रेन खरीदती है हाई में, किसानों से बेचती है, तो लॉस होता है ना यहाँ पे। तो ये लॉस एक्चुअली ये प्रोग्राम किसका है? गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट को लॉस बियर करना है, लेकिन सरकार क्या की, गवर्नमेंट अपना खाता नहीं दी, एफसीआई को बोली कि नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से लोन ले लो उसके लिए, तो सरकार का खाता में नहीं दिखा, बट रियलिटी में सरकार का ही है। तो उसी तरह से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तो सरकार का स्कीम है, इस स्कीम में जो खर्च हो रहा है सरकार को बियर करना चाहिए, लेकिन सरकार बोली कि नहीं, ये जो बीपीसीएल एचपीसीएल जो मार्केटिंग कंपनी तुम बियर करो। तो एक्चुअली अगर वो भी बियर करे तो सरकार ही बियर कर रही है, लेकिन फिर भी चूंकि कंपनी है तो ये ऑफ बजट बोरोइंग में सरकार एक तरीका ऐसा है जिसके थ्रू सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट को छुपा लेती है।
तो गवर्नमेंट का जो वर्सन था 17-18 में वो फिस्कल डेफिसिट 3.46% था, लेकिन कैग का कहना था कि एक्चुअली अगर वो सब जोड़ दें ऑफ बजट बोरोइंग को तो 5.85% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज CSR? CSR पूजा बोलिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा ठीक, इसके बारे में और कुछ कोई बोलेगा कि ये तो फुल फॉर्म हो गया? आतुफा बोलिए। ये कंपनीज सैलरी में से कट करती हैं कुछ सोशल कॉज में लगाने के लिए शायद। नहीं, आधा आधा सही है। अनिमेश। कंपनी अपना इनकम में से कुछ कट करके देती है, किसको देती है? मतलब सोशल कॉज के लिए वो चैरिटी या कुछ जो भी करती है। अच्छा, अगर कोई सेटिस्फाइड है तो हाथ डाउन कर दीजिए और सेटिस्फाइड नहीं है तो हाथ उठा कर रखिए। आरती बोलिए। कंपनी अपना प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए देती है। अच्छा, वही बात है, अनिमेश वाला ही बात है। हाँ सुजाता। सर इसमें इन्वायरमेंट भी शायद कंसर्न रहता है। हाँ बहुत सारा रहता है। हाँ ममता बोलिए, क्या बोल रही है? हाथ उठा हुआ है इसलिए पूछ ले रहा है। सर इसमें जैसे कंपनी अगर कहीं लगाया हुआ है तो कंपनी का जो भी कंपनी के कारण अगर वहां के लोगों को कुछ नुकसान हुआ, जैसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है, हेल्थ इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसके अगेंस्ट में उन लोगों को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है नहीं, सोसाइटी के लिए। उतना नहीं है ममता, वैसा नहीं है। वैसा आप जो बोल रही है ना, उतना डिटेल जरूरी नहीं है, हो सकता है बट वो एसेंशियल फैक्टर नहीं है। मीरा को आंसर करना चाहिए था, क्योंकि मतलब एक्सपीरियंस की है। खैर एनीवे, मीरा कुछ बोलना है? सर वही जो अनिमेश बोला वही था आंसर, वो तो वही अभी TCS जो जैसे दे रही है हम लोग को वही सब है। हाँ सही है, सही है। ठीक है, तो आपको पता था, केवल आप आंसर करके नहीं बोली। तो बात यह है कि कंपनियों को, अनिमेश का आंसर बेस था, बाकी सब उसी के आसपास में बोले, और हजार्ड्स डैमेज ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये जो है कि कंपनियां जिनका एक खास टर्नओवर हो या एक खास इनकम हो, डेटा यहाँ दिख जाएगा, वो थ्रेशोल्ड अगर क्रॉस करती हैं तो उनको अपना प्रॉफिट का 2% जो होता है वो सोशल कॉज के लिए लगाना पड़ता है। सोशल कॉज के लिए, चाहे वो ट्री का प्लांटेशन कर दे या वो वहां पर कुछ रोड बनवा दे अच्छा, या कुछ भी इस तरह कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो CSR में काउंट होते हैं। CSR में कराने के लिए कंपनियां जो होती हैं वो किसी NGO या किसी भी एंटिटी के थ्रू पैसा खर्च करती है। हमारे यहाँ पर जो एग्जांपल है, अनिमेश बोलिए। हाँ सर, यहीं का एग्जांपल हम बोल रहे थे कि जैसे टाटा जुस्को के थ्रू जो करती है वो CSR में आएगा। जुस्को के थ्रू भी कर सकते हैं। जुस्को जो है वो एक कंपनी है जो वो तो खुद ही कंपनी है देखा जाए तो। एक्चुअली ये लोग, हम बता रहे हैं ना, ये लोग किसी एंटिटी के थ्रू करती है, किसी एंटिटी के थ्रू, NGO भी हो सकते हैं। तो जैसे टाटा स्टील यहाँ पर क्या करती है कि एक ट्राइबल कल्चरल सोसाइटी है, ट्राइबल कल्चरल सोसाइटी, तो उसके थ्रू एक CSR का काम करती है। क्या करती है CSR का काम? कि जो SC ST स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम खुद नहीं लेती है, TCS लेती है। TCS को फंडिंग कहाँ से आता है? टाटा स्टील देती है। टाटा स्टील अपना अकाउंट बुक में लिख लेती है कि हम TCS को फंड किए थे, और TCS जो है वो 100 स्टूडेंट्स को पढ़वाई, जिसमें मेरा
50 लाख खर्चा हुआ, टाटा स्टील का खर्चा हुआ, वो अपना प्रॉफिट वैसे दिखा देगी कि हम एक खर्चा कर दिया, तो दिस इज CSR। तो यहाँ पर जैसे हम बताएं आपको कि यहाँ पर एक हम देखे हैं आंख से, तो वो TCS वाला तो आपको हम बता पाए। तो यहाँ पे कंपनियों का नेटवर्थ जो होना चाहिए 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़, ये और इनमें से कोई एक, कितना परसेंट? 2%। कितना? 2% किसका? एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 इयर्स। ठीक, तो अगर वो ज्यादा खर्च कर देंगी, एक नया रूल बना हुआ है, तो वो अगला 3 साल तक उसका यूज कर सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 की जगह 5% खर्च हो गया तो ज्यादा हो गया, अगला उसका एडजस्टमेंट बाद में हो सकता है। एक यहाँ पे हुआ। दूसरा बात ये है कि जो चेंज हुआ है कि पहले किसी के भी थ्रू कराते थे, कोई भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हो सकता था, वो चुनने का काम उस कंपनी का होता था। अब जो है सेक्शन 8 कंपनी से ही कराना होगा, और जो कंपनी CSR करेगी, जैसे यहाँ पर ट्राइबल कल्चर सोसाइटी है, वो उसको गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करा लेना पड़ेगा 1 अप्रैल तक। यानी कि अब लिमिटेड कंपनियां ही होंगी जो इस काम को कर सकेंगी, और वो कंपनी सेक्शन 8 कंपनी होनी चाहिए। मतलब ये कंपनी जो बनी है चैरिटेबल कॉज से बनी है, और वो अपना प्रॉफिट जो होता है वो अपना प्रॉफिट जो है वो इसी तरह का ऑब्जेक्टिव के लिए खर्च करती है, और जो शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड नहीं देती है। यानी कि अब जैसे जुस्को का जो बात हुआ, जुस्को के थ्रू वो नहीं करा पाएगी, क्योंकि जुस्को इज फॉर प्रॉफिट कंपनी है। आगे चलते हैं। और ये कुछ है इसमें जो जो 10 करोड़ से ज्यादा ऑब्लिगेशन है जिनका, उनको एक इम्पैक्ट असेसमेंट भी कराना पड़ेगा कि वो जो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। चले, बाकी पढ़ के डेटा है, ज्यादा आगे नहीं बोल रहे हैं, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये आपको पता है कि स्पेस टूरिज्म शुरू होने वाला है। अगर आप लोग भी काफी सारा पैसा कमा लेंगे अपनी जिंदगी में, तो हो सकता है आप लोग को मौका लग जाए। तो अभी अगला साल 3 लोग रेडी हुए हैं, काफी पैसा दिए हैं स्पेस एक्स को स्पेस में जाने के लिए। फर्स्ट ऐसा फ्लाइट हो, देखिए बता दे रहे हैं, ये पहला, ऐसा नहीं है कि पहला टूरिस्ट पहुंचेगा स्पेस में, पहले से भी टूरिस्ट USSR ले जाता रहा है, नासा भी ले गया है, लेकिन ये फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट होगा। यानी कि वो बनाया ही गया है कमर्शियल पर्पज से जो फ्लाइट होगा। पहले क्या था कि वो जाते थे, जब क्रू जाते थे एस्ट्रोनॉट्स, तो उनके साथ में जाते थे। अब वो बनाया ही गया है इसी पर्पज से कि कमर्शियल फ्लाइट के लिए। तो ये यहाँ पर शुरू हो रहा है, काफी महंगा है ये। तो 8 दिन रहने का ये लोग पैसा वहां पर दे रहे हैं, उनका काफी अच्छा ट्रेनिंग होगा। तो ये आप पढ़ेंगे, कुछ कुछ बातें जो है वो पहले हम कवर किए हैं, तो उसको हम याद दिला दे रहे हैं। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप लोग बता सकते हैं क्या कि गूगल का एक बात उठा था कि जो न्यूज एजेंसियां होती है, अब इंडियन एक्सप्रेस हो या द हिंदू हो और गूगल, ये लोगों को लेकर के एक मुद्दा उठा था कि इनके बीच में कुछ डिस्प्यूट्स है, पैसों का बंटवारा है। क्या मुद्दा था, किसी को याद है? हमको सोचे थे कि इसको हम छोड़ के निकल जाएंगे, तो कम लोगों को याद है, तो फिर बोलना ही पड़ेगा। साथ बोलिए। सर वो एड के लिए हुआ था झमेला, एड का पैसा देने के लिए शायद। अच्छा, थोड़ा और पूछते हैं। अमर बोलिए।
सर वही सर एड के लिए ही था। अच्छा निमेश बोलिए। न्यूज़ कंपनीज का जो न्यूज़ गूगल पे न्यूज़ फीड में न्यूज़ कंपनीज का जो आता है उसके थ्रू उन लोग का रेवेन्यू कम हो रहा था, तो उसी के लिए वो लोग डैमेजेस मांग रहे थे। ममता क्या बोल रही है? सर वही न्यूज से रिलेटेड था कि न्यूज के लिए वो दिखा देते हैं और वो गूगल उसको मतलब उन लोग मेहनत करते हैं और गूगल वो दिखा देता है, जिसके कारण उन लोग मांग रहे थे। अच्छा ठीक है, शॉर्ट में हम बोलते हैं फिर। शॉर्ट में बोल रहे हैं। शॉर्ट में बात ये है ना कि आप गूगल में कुछ भी टाइप करेंगे और लिख देंगे न्यूज, या एक देखिएगा टैब होता है न्यूज, ऑल न्यूज, इमेजेज, वीडियोज ऐसे करके होता है। तो अगर आप न्यूज में टाइप करेंगे तो न्यूज के स्नाइपेट आपको दिखाई पड़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, द मिंट, बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा। उसके छोटे छोटे हिस्से दिखाया गूगल दिखाएगा। तो गूगल को तो रेवेन्यू मिलता है ना, वो देखिए कभी कभी उसमें एडवर्टीजमेंट भी आता है, साइड में भी रहता है। तो मुद्दा ये यूरोपियन यूनियन उठा था कि जो गूगल दिखाता है स्नाइपेट, इसके लिए कॉम्पेंसेट किया जाए जो न्यूज एजेंसियां उनको। तो एक मॉडल बना है यूरोपियन यूनियन में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है इसके लिए बहुत स्ट्रिंजेंट कानून लेकर गया है। यानी कि गूगल और फेसबुक में भी न्यूज फीड होते हैं, अब कम से कम शेयर कर देंगे न्यूज तो वहां पर फेसबुक में दिखेगा ही। तो ऑस्ट्रेलिया में एक स्ट्रिंजेंट कानून बना, तो गूगल अब मतलब उससे बिल्कुल नाराज है और वो बोल रहा है कि हम तो फिर ऑस्ट्रेलिया में न्यूज फीड दिखाएंगे ही नहीं वहाँ के लोगों को। फेसबुक पे ही बोल रहा है कि हम किसी भी पर्सन को ऑस्ट्रेलिया में न्यूज का लिंक शेयर ही नहीं करने देंगे अगर इस तरह का हालत रहा तो ये सब मुद्दे हैं, चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में खास करके प्रॉब्लम ये वाला बढ़ा है। तो इसमें वो आर्टिकल ही है। अब इसमें ये बताया है कि साउथ कोरिया में एक मॉडल चलता है। तो वो क्या किया है कि 125 न्यूज आउटलेट से वो मतलब वहाँ का जो सर्च इंजन है, वो नावार के साथ इनका टाई अप है। और अगर नावार में कुछ इनका आर्टिकल आता है तो वो पे करता है इन 125 न्यूज आउटलेट्स को। उसी तरह से गूगल का भी एक स्टैंड करके आता है, गूगल स्टैंड। गूगल स्टैंड अमेरिका में कई सारे न्यूज़पेपर से टाई अप किया है कि गूगल का जो न्यूज स्टैंड है उसमें उनका आर्टिकल्स आता है, तो उसके लिए पैसा उन लोगों को देता है वो। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में गूगल का कहना ये है कि हम जब लिंक दिखाते हैं तो क्लिक करने से तो साइट पर आप जाते ही हैं, मतलब तो वो जाते हैं तो वहां पर भी तो एडवर्टीजमेंट अगर से फायदा हो ही सकता है। मतलब वो साइट को, जैसे द हिंदू का अगर न्यूज आप खोज रहे हैं तो आप क्लिक करेंगे द हिंदू में तो जाएंगे ही जाएंगे, तो उससे कुछ तो एडवर्टीजमेंट वहां आप देख ही सकते हैं। तो खैर इस तरह के मुद्दे हैं, चल रहे हैं। लेकिन खैर इससे मतलब देखा जाए तो रिलेटेड और अनरिलेटेड दोनों बात बता दे रहे हैं कि द हिंदू तो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब ये हो गया है, मतलब फ्री मॉडल बिल्कुल नहीं है उसका। अभी द हिंदू में जाकर के आप न्यूज नहीं पढ़ सकते हैं, वो आपको पे करने के लिए फ्रॉडिंग करता है कि पे कीजिए। अगर इसका पीडीएफ अगर शेयर करना बंद करवा दे तो फिर लोगों को द हिंदू में का सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा। इवन हाल अभी ये है कि अगर आप टॉर को भी यूज करते हैं या कोई भी वीपीएन, तो भी वो साइट आपको खुलने वाला है नहीं, बार बार बंद हो जाएगा। तो खैर एनीवे ये बताता है कि अब द हिंदू का स्पेशल केस है, बाकी वाले लोग फ्री में है, स्पेशल केस है क्योंकि इन लोगों का एडवर्टीजमेंट अगर गवर्नमेंट से थोड़ा कम मिलता है, एंटी गवर्नमेंट रहते हैं, तो लोगों के पैसे पर ही टिके हुए हैं। तो और पैसा आप मांग भी रहे हैं एक तरह से, मतलब लैक्स नहीं छोड़े हुए हैं, मांग ही रहे कि देना होगा पैसा। एनीवे खैर आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग जो यूएसए में वो इथाइल ग्लाइकोल पी लिए और बीमार पड़ गए। इथाइल ग्लाइकोल क्या है? इट इज एंटी फ्रिज। बहुत ठंडा जगह में जैसे पेट्रोल और डीजल या कोई भी सामान जिसको आप नहीं चाहते कि फ्रिज करे,
तो उसमें डाल देंगे इथाइल ग्लाइकोल, तो वो फ्रीज करने से रोकता है। तो ये इसका अगर ज़्यादा पी लिया जाए, कई बार लोग पी भी लेते हैं, मतलब पीने के लिए, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है, किडनी को डैमेज कर सकता है। तो ये न्यूज़ क्यों है? क्योंकि यूएसए में ऐसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक भारत बायोटेक एक वैक्सीन बना रहा है, उसका नाम है BV154। दिस इज नेशनल वैक्सीन फॉर कोविड-19। तो नेशनल वैक्सीन जो होगा उसके कई सारे एडवांटेज हो सकते हैं कि वैक्सीन देने के लिए एक्सपर्ट लोगों का जरूरत खत्म हो जाएगा। बहुत आराम से किसी को समझा सकते हैं कि ये स्प्रे है, स्प्रे को ले लीजिए, खुद भी ले सकते हैं और कोई एडमिनिस्टर भी कर सकता है, बट इसे बहुत हाईली स्किल्ड काम नहीं है। तो एक है कि बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा बात ये है कि अगर ऐसे ब्लड में इंजेक्शन देते हैं तो वो पाथवे तक पहुंचने में जहां पर लोग जहां से इन्फेक्ट हो रहे हैं और जहां से इन्फेक्ट कर रहे हैं वहां टाइम लगेगा, और इंस्टेंट लेने के साथ ही वो जगह जो होगा उसको हम इम्यून कर रहे हैं जहां पर ये वायरस आएगा और जहां से दूसरे को दिया जाएगा। तो वो सारे के टिश्यू, तो नाक के आसपास भी कई सारे हमारे इम्यून टिश्यू होते हैं, तो उनको इम्यूनिटी दिया जाएगा। तो अभी तक क्या वैक्सीन ऐसा ट्राई किया गया है? हाँ, किया गया है ट्राई, लेकिन है वैक्सीन अभी तक केवल ऐसा, केवल इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन जो है वो है मार्केट में, जो जिसको हम लोग, जो नेशनल वैक्सीन है। नेशनल का कुछ न्यूज कवर कर दे रहे हैं। चाइना जो है वो वही जो हम लोग ऐप बैन किए हैं उसका, उसके अगेंस्ट में इंडियन गवर्नमेंट को वार्न कर रहा है बार बार। अभी फिर गवर्नमेंट बोली कि जो हम लोग टोटल जो 118 ऐप बैन किए थे उसमें टिकटॉक और वी चैट और इजी ब्राउजर वगैरह का बैन जो है ये अभी चलेगा। तो चाइना प्रोटेस्ट किया है कि हमारे संबंध जो है वो बायलैटरल रिलेशनशिप में बॉर्डर इशू को लेकर के नहीं आने चाहिए, और इससे दोनों ही कंट्री को घाटा है, और इंडिया भी इनोवेशन से इनोवेशन नहीं हो पा रहा है। पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। हमको जानना ये है कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में ये जो फिशरमैन से रिलेटेड इशूज आते हैं, आप लोग को पता है क्या? एक बार रिपीट कर दीजिए सर। मतलब फिशरमैन से रिलेटेड कोई इशू है क्या इंडिया और श्रीलंका के बीच में? पूजा बोलिए। सर कोई एग्जैक्ट केस पूछ रहे हैं क्या? वो मतलब एग्जैक्ट भी बोल सकती है, रफली भी बोल सकती है, जैसा बोलिए सर आप। वो सर यहाँ के फिशरमैन मतलब फिशिंग करते करते उनके एरिया में चले जाते हैं फिर, या वहाँ के फिशरमैन यहाँ आ जाते हैं, तो सर होता है ऐसा कुछ? अच्छा ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्चुअली वहां के फिशरमैन यहाँ आते हैं, ये बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। सुजाता क्या बोल रही है? सर इसमें वो डीप फिशिंग भी था ना, कि बहुत अंदर तक जाके वो लोग फिशिंग कर ले रहे थे, तो छोटे छोटे मछली भी, वैसा भी कुछ था क्या सर? हाँ है, बहुत कुछ है, बट इसमें अभी मेन मुद्दा ये है कि हमारे फिशरमैन अपना एरिया का तो मछली खत्म कर ही दिए हैं। अब वो जा करके श्रीलंका वाला में भी घुस करके और मछली मारते हैं। कई बार वो श्रीलंका की नेवी उनके ट्रॉलर को पकड़ लेती है, कई बार मछुआरों को पकड़ लेती है, लंबा टाइम तक जेल में रहते हैं। तो ये वैक्सस इशू है, और खासकर तमिलनाडु के जो पॉलिटिशियंस हैं इस बारे में ज्यादा कंसर्न नहीं है कि हमारे लोग जा करके और उनके वाटर में जा करके और फिशिंग करते हैं। तो ये 4 फिशरमैन का डेथ भी हुआ है अभी हाल में। इंडियन फिशरमैन, नेचुरली यही लोग उधर जाते हैं। श्रीलंका बोलता है कि आप लोग, हम बोलते हैं कि हम लोग का फिशरमैन, हमारा बोट वापस करो। श्रीलंका बोलता है कि आप लोग इलीगल जो फिशिंग होता है
उसको खत्म कीजिए। तो जो भी बचा कुचा श्रीलंका साइड में बचा कुचा है, उसके लिए हम लोग पहुंच जाते हैं वहां पे। और जो ट्रॉलर होते हैं ना, ये ट्रॉलर जो था ना, ये बॉटम फिशिंग, कहीं वर्ड होगा बॉटम फिशिंग, तो बॉटम ट्रॉलर, बॉटम ट्रॉलिंग, ये बॉटम ट्रॉलिंग जो है ना, इससे फिशिंग रिसोर्सेज कम होता है। तो सरकार एक प्लान बनाई थी कि डीप सी फिशिंग के लिए इनको वेसल्स दिए जाएंगे। मतलब हम रफली बोल सकते हैं कि ये जो बॉटम ट्रॉलिंग है, जहाँ पे जहाँ पर सैलो मतलब ज़्यादा गहरा नहीं है, वहाँ पर फिशिंग करते हैं और बिल्कुल ज़मीन से सटा करके सब निकाल लेते हैं। इससे ये है, इससे जो फिशिंग रिसोर्सेज है उस पर खराब असर पड़ता है। तो हमारे तरफ का, हमारे तमिलनाडु वाले कर चुके हैं बॉटम ट्रॉलिंग, और उधर में कर रहे हैं, उधर का भी खत्म होगा। तो सरकार हमारी सोची थी कि इन लोगों को ट्रॉलिंग, ऐसा ट्रॉलर देंगे जिससे कि ये डिप सी फिशिंग करेंगे। तो डिप सी फिशिंग का मतलब ऐसे समझ लीजिए, फिलहाल कहाँ गया मेरा ड्राइंग, यहाँ पे है कि ये यहाँ इस एरिया में कर रहे हैं ना फिशिंग, सरकार बोलेगी इधर जाके करोगे, इधर करो डिप फिशिंग। तो डिप फिशिंग में क्या होता है ना कि मतलब कि जहाँ गहरा समुद्र है वहां पर काफी नीचे से निकाल लेंगे मछलियों को, तो यहाँ पर बॉटम ट्रॉलिंग की जरूरत खत्म हो जाएगा। लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है वो ठंडा पड़ा हुआ है, हो नहीं पा रहा है। अगर होगा तो थोड़ा सा पर बोझ कम पड़ेगा। और एक और भी मुद्दा ये है कि जो मछलियां 100 मीटर से नीचे रहती है, 500 मीटर से नीचे रहती है, जैसे टूना फिश, तो टूना फिश हमारा बहुत है यहाँ पे, लेकिन हम नहीं पकड़ पाते हैं क्योंकि जो डिप सी फिशिंग है उसके लिए हमारे जो फिशरमैन है वो, उनके पास वो डिवाइसेस नहीं है। तो क्या होता है कि हमारा रिसोर्सेज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया वाले, मतलब अपना जब इंटरनेशनल वाटर में, वो वहां से निकाल लेते हैं, हम नहीं निकाल पाते। तो मतलब कहने का मतलब हम यहाँ पर छोड़ कर रखे हुए, तो जब भी उधर जाएंगे तो वो पकड़ लेंगे। तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये चूंकि डेथ हुआ इसलिए न्यूज में था। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो यूपीएससी का इस बार जो एग्जाम हुआ, वो एग्जाम के बाद रिजल्ट के बाद और सुप्रीम कोर्ट में गए कि इस बार जो था कोविड था, हमारा तैयारी हैम्पर हुआ है, तो हम लोगों को जो अगर लास्ट अटेम्प्ट रहा हो तो हम लोगों को एक मौका दिया जाए। लास्ट अटेम्प्ट अगर जिनका रहा था ये वाला, तो सरकार के बोल रही है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स एग्जाम भी दिए, रिजल्ट का भी वेट किए, और रिजल्ट आने के बाद जब सिलेक्शन नहीं हुआ तब ये पहुंचे हैं कि अभी हमारी तैयारी अच्छा नहीं था, हम लोगों को लास्ट मौका दिया। सरकार नहीं मौका देना चाह रही है और सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि क्यों नहीं मौका दे सकते एक बार। तो ये मुद्दा अभी चल रहा है, यूपीएससी का है, तो हम लोग को जानना चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग। आप लोग बता सकते हैं कि हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? हाई कोर्ट के जजेस का पूजा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसी का रिकमेंडेशन के जो पर करता है क्या पूजा? हाँ सर, वो सीजीआई और सर और उनके साथ मतलब तो याद नहीं है। उन लोगों को जोड़ के कुछ बोलते हैं क्या? कॉलेजियम। ठीक है, तो ये जो होता है कॉलेजियम सिस्टम है, 1+2 जजेस, 3 जजेस का होते हैं, जो कि राष्ट्रपति को रिकमेंड करते हैं कि इस जगह पे इसको अपॉइंट कीजिए। गवर्नमेंट क्या करती है, फिर उसके बाद आईबी को लगा देती है पीछे, तो आईबी फिर इंक्वायरी पता करती है क्या है जज का, उसके बाद अपॉइंटमेंट करती है। तो इसमें इस बार काफी डिले हो गया है, कई सारे हाईकोर्ट के जजेस का जो नाम था वो गया प्रेसिडेंट के पास में, और अपॉइंटमेंट में काफी डिले हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि कब कीजिएगा अपॉइंटमेंट, इतना डिले क्यों हो रहा है? तो सरकार की तरफ से जो वकील है वो बोल रहा है, मतलब अटॉर्नी जनरल, कि आप लोग भी तो फाइल मूव करने में लगा देते हैं 4-4 महीना, आप लोग भी डिले करते हैं।
तो आप लोग तो खाली फाइल मूव करने में 4 महीने लगाते हैं, तो हम लोग को तो आईबी वगैरह भी लगाना है, तो हम लोग का भी डिले होता है। लेकिन मतलब कुल मिलाकर के ये आपस में एक फ्रिक्शन है, तो है और अपॉइंटमेंट जो है डिले हो रहा है। तो फाइल यही है, रेट टैपिज्म, एक तरह से रेट टैपिज्म भी एक है, रेट टैपिज्म एक पॉइंट, और कि फाइल मूव करने में टाइम लगता है। और दूसरा बात है कि सरकार कई बार अगर कुछ इनके पसंद के नहीं होते हैं तो उसे भी डिले करते हैं कि मतलब मेरा जो पसंद है वो नहीं है। तो खैर अच्छा, पढ़िएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस आया हुआ है, इसका अगर ऐसे ही छूट जाता तो बड़ा ही इसका खराब इम्पैक्ट होता। तो मुद्दा ये है, पहले हम एक थोड़ा बचपन में बच्चों का बात करते हैं। हम लोग बच्चे में क्या करते थे, हम लोग क्या करते थे कि किसी को मार दिए, मतलब धीरे से मार दिए, तो कोई गुस्सा जाए कि मारा, तो बोले कि तुमको कहाँ मारे, तेरा कपड़ा को मारे। तो तेरा कपड़ा को मारे, तो कपड़ा को मारे तो कपड़ा में जान होता है क्या, लो फाड़ के दिखाओ, खून निकाल के दिखाओ। तो मतलब वो प्रूफ करने के लिए कि कपड़ा पे मारे हैं तो नहीं मारे हैं, वो तो कपड़ा में खून कहाँ होता है, हम तो कपड़ा को मारे हैं। तो एक केस आया हुआ है, बॉम्बे कोर्ट में था। पोस्को एक कानून होता है, मतलब बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने के लिए, बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने के लिए या सजा देने के लिए पोस्को एक्ट बना है। इसमें अगर कोई कन्विक्शन किसी का हो जाए तो इसमें सजा होती है मिनिमम 3 साल। मतलब कि जज इसमें अगर कन्विक्शन कर दिया तो वो 3 साल से कम का सजा नहीं दे सकता। 12 साल की एक लड़की को एक 39 इयर्स का लड़का अमरूद खिलाने के बहाने ले गया और उसका ब्रेस्ट को छुआ और उसको उसका कपड़ा खोलने का कोशिश किया। सेशन कोर्ट में उसको सजा हुआ 3 साल का, पोस्को में जो मिनिमम है। तो ये हाई कोर्ट में अपील हुआ, तो हाई कोर्ट क्या बोली कि पोस्को में कन्विक्शन नहीं हो सकता इसका। बोली कि चूंकि जो एक्यूज्ड है वो कपड़ा का ऊपर से प्रेस किया है, ग्रोपिंग बोलते हैं, कपड़ा का ऊपर से प्रेस किया है, स्किन टू स्किन टच नहीं हुआ है, इसीलिए ये पोस्को में नहीं जाएगा। स्किन टू स्किन टच नहीं है, इसलिए पोस्को में जाएगा। ये आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ह्यूमन में जाएगा, उसका कपड़ा खोलने का जो कोशिश किया वो। तो बड़ा मतलब अजीबोगरीब, मतलब बहुत ही अजीबोगरीब फैसला रहा। तो इसका प्ली लेकर के, इसका अगर ये फैसला को अगर ऐसे छोड़ दिया जाए यहीं पर, तो इस आगे से कोई भी जो क्रिमिनल होगा वो ये बात बार बार बोलेगा कि हम तो कपड़ा छुए थे, स्किन टू स्किन कांटेक्ट कहाँ हुआ था। और अगर हम थोड़ा आगे बात करें तो अगर आप सोचिए कि आप समझिए कि 12 साल से कम की लड़की का अगर रेप किया जाए तो फांसी का सजा भी हो सकता है। लेकिन तब ना जबकि वो एक छोटी बच्ची का रेप का केस बनेगा। लेकिन अगर वो सोचिए थोड़ा कि अगर वो एक्यूज्ड कंडोम यूज कर ले और जज यही वाला जज हो, सिंगल जज बेंच, तो एक्यूज्ड बोलेगा स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ है तो हमको थोड़ा छोटा सजा दिया जाए, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी, रेप का, वो छोटा बच्चा के साथ रेप का नहीं। मतलब बड़ा खतरनाक कुल मिलाकर के ये जो है ये फैसला रहा। तो ये आप पढ़िए इसको। और खैर पॉजिटिव बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो थी इस फैसला पर रोक लगा दी है, इस सेंटेंसिंग। तो कम से कम वहां से ऊपर पहुंचा तो ये सही ही हुआ।
देख लेते हैं अगर कुछ काम का और बात लिखा हुआ हो तो। इसमें पोस्को में क्या है ना, खास बात जो इसमें आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मिनिमम सेंटेंस जो होता है वो मैंडेटरी है। मतलब कि जज जो होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक मिनट हम बता रहे हैं। जब किसी को क्या होता है ना, जब किसी को सजा सुनाया जाता है तो जजेज पहले क्या करते हैं कि उसको दोषी घोषित करते हैं। दोषी घोषित करने के बाद सजा सुनाने से पहले वो सर्कमस्टांसेस देखा जाता है जिसमें ये क्राइम हुआ है। जैसे क्या देखा जाएगा कि जो एक्यूज्ड उसका एज क्या है। तो अगर एज कम है तो फिर सोचते हैं कि इसको सजा कम सुनाया जाए, या फिर वो सिंगल ब्रेड विनर है, घर का चलाता है, पहला बार क्राइम किया है। तो ये सब में क्या होता है, अगर ये सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं तो फिर जज वो सजा को कम कर सकता है, मतलब बाकी क्राइम में। लेकिन पोस्को में जज को ये जो डिस्क्रिशन है ये नहीं दिया गया है। अगर उसको लगता है कि क्राइम जो है वो थोड़ा समझाएं बात को। बात ये है, जैसे इसमें जो लिखा हुआ है वही बात के हिसाब से बोल रहे हैं कि इसमें मैंडेटरी कर दिया ना कि इतना कम से कम सजा देना पड़ेगा 3 साल। तो जजेज के दिमाग में कभी कभी, इसका केस का नहीं बोल रहे, ये तो बहुत खराब फैसला है ये, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सोचिए कोई 21 ईयर्स का कोई है और वो ये किसी पोस्को में जो आते हैं, कोई लड़की है, उसको वो जबरदस्ती किस कर लिया। तो इसके लिए कई बार जजेस सोचते हैं कि इस काम के लिए 3 साल का सजा इस एज में देना ठीक नहीं है, पहला बार क्राइम है। तो वो क्या करते हैं ना, उसको कन्विक्ट ही नहीं करते हैं, मतलब वो करते ही नहीं कन्विक्ट, किसी भी तरीका से वो कोशिश करते कि छूट जाए, क्योंकि उनको लगता है कि 3 साल काफी ज्यादा है इस मतलब इस सर्कमस्टांसेस में। चूंकि पॉस्को उनको डिस्क्रिशन नहीं दिया कि 3 साल से कम को सजा सुना ही नहीं सकते हैं, तो कई बार छोड़ ही देते हैं। तो ये इसमें बताने की कोशिश किया है कि सजा अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल का अगर होगा, अगर क्राइम और जो सर्कमस्टांसेस में अगर डिस्क्रिशन जज को नहीं दिया जाए, तो वो कई बार वो कोशिश करेगा जज किसी भी तरीका से, मतलब कहने का मतलब कि अगर थोड़ा भी लूप होल्स मिल जाए तो वो बरी ही कर देगा। तो ये राइटर बोलना की कोशिश ये किया है कि बहुत हार्श पनिशमेंट जो है वो बहुत काम का नहीं है, क्विक पनिशमेंट ये काम का है। तो एक तो वो मुद्दा उठाया है ये। अच्छा, बाकी आपको लगता है आपको पढ़ने लायक है, हम बता ही दिए। सुप्रीम कोर्ट स्टेड द कंट्रोवर्शियल हाई कोर्ट वर्डिक्ट, सिंगल जज बेंच था, और इसको बोला गया इट इज वेरी डेंजरस। इस सचमुच सही में अगर ये, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला था, तो आपको पता है हाई कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, तो इसका मतलब है कोई भी जा करके कहीं भी बोल सकता था कि हम मतलब वो फैसला में ऐसा बोला गया था इसलिए हमको सजा मत दीजिए। और इस फैसले में एक और भी कमी है कि बच्ची का जो नाम है वो भी उजागर कर दिया गया, जबकि पोस्को में ये मना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला मुद्दा ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 22 और 23 साल की 2 लड़कियां गई जो आपस में शादी कर चुकी हैं और साथ में रह रही हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट पुलिस को बोला है कि इनको प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि उनको लोग पीटने वगैरह आ रहे होंगे, घर के लोग भी हो सकता आ रहे होंगे। तो हाई कोर्ट का कहना है द पिटीशन हाईलाइट्स द स्टार्क रियलिटी ऑफ द सोसाइटी वेयर द सिटीजन आर फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन एट द हैंड्स ऑफ सोसाइटी। Citizens are facing discrimination at the hands of society only on account of their sexual orientation.
जबकि साफ साफ पता है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज इनेट टू ह्यूमन बीइंग। चलिए मैं यहाँ पर एक बात और बोले, इथिक्स का भी बात करते रहते हैं। देखिए, वी आर सोशल एनिमल्स, समाज में रहना है और समाज अच्छी तरह से चल सके ये जरूरी है, लेकिन जैसे जैसे लिबरल प्रिंसिपल आते गए इसमें इंडिविजुअल को काफी को फोकस बनाया गया कि लोग अपना पोटेंशियल को रियलाइज कर सके, लाइफ को पूरी तरह से जी सके, सामाजिक बंधन इतने ना हो कि गला घोट दिया जाए। लेकिन अगर इंडिविजुअल लिबर्टी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर सोसाइटी को चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो जहां तक कोई पर्सन सोसाइटी को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता है वहां तक उसको, या फिर अपने आप को हार्म नहीं करता है खुद को भी, वहां तक उसको लिबर्टी होनी चाहिए, वो जो करना चाहे करे। तो इसी प्रिंसिपल को ये इलाहाबाद हाईकोर्ट भी कहा है। आप लोग को पता होना चाहिए कि नवतेज सिंह जौहर का जो केस था उसमें होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया गया। आगे चलते हैं हम लोग। तांडव को लेकर के बड़ा हंगामा है आजकल। लोग छोटा छोटा बात पे लोगों का भावना भड़क उठता है कि मेरा देवी देवता का अपमान किया तो जेल में डालो। तो उन लोगों को अरेस्ट से प्रोटेक्शन देने का एक प्ली आया था कि सुप्रीम कोर्ट में कि हम लोगों को अरेस्ट से बचाइए, तो सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी करने से इनकार कर दी, यानी अरेस्ट के खिलाफ में ऑर्डर नहीं पास की। इसी तरह का एक और भी केस है, एक मिर्जापुर नाम का सीरीज है, वेब सीरीज। तो ये वेब सीरीज में मिर्जापुर कोई पर्सन वहाँ पे FIR करवाया है कि मिर्जापुर का नाम खराब हो रहा है और इसमें कुछ खास कास्ट के लोगों को क्रिमिनल बनाया गया है, तो इसलिए इस पर भी FIR है। तो अगर, खैर मेरा पॉइंट यह है कि अगर हम इतना रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब कभी किसी क्रिमिनल बनाएंगे तो कोई ना कोई तो कैरेक्टर होगा जो सोसाइटी के किसी वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर कुछ भी करना। कोई बोलेगा कि तुम वहाँ दलित क्यों दिखाया, कोई बोलेगा ब्राह्मण क्यों दिखाया, कोई बोला राजपूत क्यों दिखाया। खैर एनीवे ऐसा ही चल रहा है। तो अर्णव गोस्वामी का तो कहानी आप लोग को पता ही है, पढ़ के समझ लीजिएगा। बता दे रहे हैं कि इस कहानी में अर्णव गोस्वामी 3 दिन पहले ही बता रहा है बार्क के चीफ को कि पाकिस्तान पर कुछ बड़ा होने वाला है, सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा। तो और उसमें फिर दोनों मतलब खुशी व्यक्त करते हैं कि इस तरह से तो ये इलेक्शन जीत जाएंगे, मतलब ये लोग दोनों व्यक्त करते हैं कि ये अब तो इलेक्शन एकदम जीत जाएंगे, लोग पागल हो जाएंगे, इलेक्शन जीत जाएंगे। इमरान खान क्रिटिसाइज किया है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्ड जो कंट्रीज हैं, ये कंट्री को इलेक्शन जीतने के लिए वार के ब्रिंक पर लाना, मतलब इससे प्रूफ होता है इस चैट से कि वार के ब्रिंक पर लाया गया। भाई ये न्यूज भी पढ़ के आप लोग समझ लेंगे। किसी कुछ पूछना? कल ममता लेगी क्लास, आप लोग को पता ही है। और हम क्लास तो खुला नहीं, तो बहुत जल्दी हम पॉलिटिक्स शुरू कर देंगे। हम अगर इस वीक नहीं कर पाए बाई चांस, तो नेक्स्ट वीक जरूर हम लोग सब्जेक्ट शुरू करेंगे। तो किसी को कुछ नहीं पूछना है तो फिर क्लोज करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।